हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अभी मेंस आने वाला है, अराउंड द कॉर्नर है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है अप्रैल, बाय द एंड ऑफ द अप्रैल मेंस जो है फॉर 2026 में हो रहे हैं, पर 2025 के मेंस हैं, दे आर लाइंड अप। और इस टाइम पर क्योंकि टाइम कम है, ऑलरेडी मार्च एंडिंग चल रहा है, इसीलिए बहुत सी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि अभी सब पे प्रेशर भी होगा क्योंकि मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी मिली है। कुछ तो होंगे जो शायद दूसरे तीसरे चौथे बार मेंस लिख रहे हैं, बट कुछ ऐसे होंगे जो अभी रिसेंटली, जो अभी जिनका फर्स्ट मेंस होगा, राइट। और अभी इस टाइम पे ना इतना ज़्यादा सजेशंस आपको सबसे मिल रहे होते हैं, और जितने ज़्यादा सजेशंस लो उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। सो इसीलिए आई थॉट कि एक वीडियो बनाया जाए ऑन डूज एंड डोंट्स फॉर मेंस, राइट। कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है और कौन सी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसलिए ये वीडियो आज का बनाया गया है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया मेंस हमारे लिए जरूरी है क्यों। बिकॉज मेंस इज द एक्चुअल थिंग जो आपकी सिलेक्शन बताएगा आपको, राइट। सो मेंस इज एक्चुअली द रियल बैटल अगर देखा जाए तो। व्हाई डू वी से दैट? क्योंकि मेंस के मार्क्स ही हैं जो आगे चल के आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। और अगर आपने मेंस में एक्सीलेंट परफॉर्म किया है या अच्छा परफॉर्म किया है, तो इंटरव्यू स्टेज पे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो मेंस के मार्क्स आपको बचा सकते हैं। बट अगर आपने इंटरव्यू में एक्सेल कर दिया है लेकिन आपने मेंस में इतना अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाए हो, या फिर आप बहुत ही बॉर्डर लाइन पर ही मेंस को आपने पास किया है, तो आपके लिए सिलेक्शन पाना विल बी अ टास्क और डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। जैसे हमको पता है कि पहले प्रीलिम स्टेज होती है, स्क्रीनिंग, राइट, जिसमें इतने सारे बच्चों में से कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चे सिलेक्ट होके नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, विच इज द मेन स्टेज। मेन स्टेज पे जाते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स होती है उसके 25 टाइम्स जो बच्चे हैं वो मेंस की स्टेज पे जाते हैं, और यही आपकी रियल बैटल है, और यही आपकी सिलेक्शन और आपका रैंक डिसाइड करेगा। उसके बाद मेंस के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द इंटरव्यू स्टेज और द पर्सनालिटी टेस्ट। मेरा ऐसा मानना है कि इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और अगर उसमें अगर आप थोड़ा बहुत 19-20 भी परफॉर्म करते हैं तो दी इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऑल्सो नोज कि भैया अगर ये बच्चा प्रीलिम्स पास करके मेंस पास करके यहाँ पहुंचा है, तो दे आर ऑल्सो श्योर कि भैया बच्चे में नॉलेज तो है, फ्री फंड में तो पहुंचा नहीं है, राइट। दूसरी चीज, प्रीलिम्स के बाद जो बच्चे मेंस के लिए जाते हैं ना, वो काफी ज्यादा बच्चे होते हैं जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। मेंस में काफी सारे बच्चों में से कुछ ही बच्चे आगे पहुंच पाते हैं। सो मेंस इज बेसिकली द रिजेक्शन स्टेज, जिसमें आप रिजेक्ट होंगे। वहां पे वो बैठे ही आपको रिजेक्ट करने के लिए हैं कि भाई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नंबर कम दो, बाहर निकाल दो। एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मेंस आपके हाथ में है, आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इंटरव्यू में अपने से तो बंदा अच्छा ही जवाब देता है, दूसरे को पसंद आए नहीं पसंद आए आप क्या कर सकते हैं। बट मेंस का स्टेज आपके हाथ में अभी भी है, और मेंस आपका रिजेक्शन स्टेज है। तो भाई मेंस जो है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज रहता है। अब बात करते हैं कुछ डूज की जो आपको करना ही करना है। एक चीज जो आपको, आई एम श्योर, और अब अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो आप ऑलरेडी लेट हो, राइट। यू हैव टू राइट डेली। हर दिन आपको लिखना है, और आपको टाइमर सेट करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो मैं आधे घंटे में 3 क्वेश्चंस लिखती थी, 15-15 नंबर वाले, राइट। 15-20 ऑफकोर्स, 10 क्योंकि कम होते हैं तो 10 में 150 नंबर ही, 150 वर्ड्स ही होते हैं। तो मैं 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी, 15 नंबर वालों की प्रैक्टिस करती थी, 15 या 20, ताकि मैं आधे घंटे में 3 क्वेश्चन तो लिखूं ही लिखूं। इससे क्या होगा ना, एवरीडे प्रैक्टिस करने से आपको आपकी स्पीड बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है आप पेपर में सोच भी लोगे, आंसर भी लिख लोगे, अच्छा आंसर भी लिख लोगे, तो भाई ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। या तो आप बैठ के 10 मिनट के लिए सोच सकते हो, या तो आप पेपर कंप्लीट कर सकते हो। सबसे बड़ा टास्क अपेयरिंग इन द मेंस यही है कि आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। अगर आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाए तो आप ऑलरेडी स्टेज से बाहर हो, आप ये मान के चलो। सो वो टैलेंट, वो डिसिप्लिन, वो स्पीड कैसे आएगी? डेली आंसर राइटिंग से आएगी, राइट। दूसरी चीज, अब लिखना है तो ये नहीं कि कुछ भी मन किया तो लिख डाला, नहीं। यू हैव टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर।
आपने अपने आप को वकील समझना है, और जैसे वकील होते हैं हर चीज के साथ सबूत देते हैं कि भाई हम ये बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, आपको अपना आंसर जो है उसको सब्सटैंशिएट करना है, राइट। यू हैव टू ऐड एग्जाम्पल्स, क्योंकि जेकेएएस का मेंस है, यूपीएससी का हो तो आप बाकी एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, पर ट्राई करना जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देने की, राइट। अगर वाटर क्राइसिस है तो आप उसका स्टैटिस्टिक दे दो, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कोई भी स्कीम है तो आप उसके बारे में बता दो, राइट। दूसरी चीज, लेटेस्ट रिपोर्ट्स को ऐड किया जाए, रिपोर्ट्स तो खैर नेशनल लेवल की होगी, इंटरनेशनल लेवल की होगी, आप उनको ऐड करिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स को ऐड करिए, राइट। इसके अलावा आप सबसे बेस्ट होता है अगर कोई डेटा अगर आप अपलोड कर सकते हो ना कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एंड द डेटा, भाई ऐसा है, राइट। अब ये डेटा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है गैदर करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने डेटा डाला है ना तो डेटा के साथ आपके सवाल की इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, रिफाइन हो जाता है, आर्टिकुलेट हो जाता है, राइट। अब ये डेटा कहां से मिलेगा ये मैं बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में, रेडीमेड डेटा आपको कहां से मिलेगा, जहां से आपने बस चीजें उठानी है और बस पेपर में डालनी, क्योंकि अगर सर्च करने बैठोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा और अभी टाइम जाया करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, राइट। इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज, राइट, कुछ ना थीम्स, अब क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि भैया ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ये भी यहां से पढ़ लेंगे वो भी वहां से पढ़ लेंगे, तो सिलेबस कैसे कंप्लीशन हो, आपको ना कुछ कोर थीम्स के अराउंड ही अपना आंसर याद करने हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे इसके बारे में बताया भी है, जैसे कि विमेन रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको पता है कि भैया मुझे विमेन के अराउंड, विमेन के लिए कोई भी अगर स्कीम आई है, विमेन रिलेटेड अगर स्टार्टअप्स के लिए कोई स्कीम आई है, विमेन के रिलेटेड कोई लोन्स आ रहे हैं, विमेन रिलेटेड अगर कोई क्राइम है इसका डेटा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल विमेन के रिलेटेड मेंटल हेल्थ, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, सर्विकल कैंसर, ये सब विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको आपने रेडीमेड प्रिपेयर करके चले जाना है। दूसरा थीम एग्जाम्पल एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, आपने वो थीम प्रिपेयर कर लेनी है। इसके अलावा इन्वायरमेंट पे तो सवाल आना ही आना है, उसमें तो कोई दो राहें ही नहीं है, वाई डू वैसे आना ही आना है, जीएस पेपर 3 में तो आता ही आता है, इसके अलावा ऐसे में भी आता है। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन इकोनॉमी की आप बात कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बात कर सकते हो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, राइट। मैंने आगे आपको थीम्स भी बताए हैं कौन कौन से होंगे। सो कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और आपको वो थीम्स घर से ही पढ़ के जाने हैं, ताकि जब पेपर में आए तो आपको पता हो कि भैया ये थीम में पढ़ के आया हूं, मुझे बस ये चीजें ऐड करनी है। जो सवाल आपका 7 से 8 मिनट में होना चाहिए कंप्लीट, वो सवाल आप 4 से 5 मिनट में ही खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, राइट। इसके अलावा ये आपको पता कैसे चला, मेरे कौन से कान में आके बताया है जेकेएएस वालों ने, राइट। ये होता है पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना। आप पीवाईक्यूज देखो, ज्यादा दूर नहीं, 2021 से देखो, क्योंकि वहीं से पैटर्न चेंज हुआ है। 2021 से लेके 2024 तक के मेंस के पेपर देखो, राइट। और 24 मतलब जो 25 में हुआ है पेपर, राइट, इनके पेपर देखिए आप, और वहां से आप पीवाईक्यू से एनालाइज करके देखो कि भाई कौन कौन सी थीम्स रिपीट चल रही हैं और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। उससे आपको समझ आएगा कि अगर आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कोई न्यूज पढ़ रहे हो, तो आपको उसको अपने आंसर में कैसे ऐड करना है। और अगर आप सिर्फ लिख रहे हो, अगर तो सवाल स्टैटिक का है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट अगर सवाल कोई लेटेस्ट के साथ है तो अगर आप सिर्फ लिख के जा रहे हो, यू विल नॉट फेच मार्क्स, यू विल ओनली फेच मार्क्स विद करंट अफेयर्स, करंट एग्जाम्पल्स देके, डेटा का एग्जाम्पल देके, किसी रिपोर्ट का एग्जाम्पल देके आप तभी नंबर ले सकते हो, वरना 2 से 3 नंबर तो सबको मिल जाते हैं, 4 तो नंबर सबको मिलने ही मिलने हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू, ये आपको रेडीमेड काम करके जाना है। अब कैसे ऐड करें, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक आंसर होंगे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, डायरेक्ट उसमें आप डेटा ऐड कर सकते हो, डेटा कहां से लाएंगे, फैक्ट्स कहां से आएंगे, आई जस्ट टेल यू वीडियो के एंड में। दूसरा आ गया गवर्नमेंट स्कीम्स लगा दो, विमेन रिलेटेड,
डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड हो गया, आपकी वाटर क्राइसिस रिलेटेड हो गया, एजुकेशन रिलेटेड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो गया। ये आपको डायरेक्ट फैक्ट्स डालने हैं, डेटा डालना है और गवर्नमेंट की स्कीम्स डालनी है, प्रोग्राम्स डालने हैं, जिससे ये चीजें गवर्नमेंट जो है इनको कर्व करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जितने ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक एग्जांपल्स डालोगे उतना ज्यादा आपको बोनस मार्क्स मिलते जाएंगे, उतने ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक स्टूडेंट हमारे पास आया था, एक ही बारी में उसका हो गया, तो हमने पूछा भाई व्हाट डिड यू डू, मतलब आप बताइए बच्चों को बताइए। तो उसने बोला कि भाई मैंने अपने हर आंसर में ना जितना हो सके उसमें जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम्पल्स डाले थे, तो मुझे नंबर बहुत अच्छे मिले मेंस में, राइट। सो दैट इज वन थिंग। रिपोर्ट्स एंड डेटा, लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, कि आपको ये ऐड करना है। अब कुछ कोर थीम्स क्या है, जैसे मैंने बोला विमेन एंड एजुकेशन। एजुकेशन, व्हेन वी से एजुकेशन वी मीन स्किल जनरेशन, स्टेम एजुकेशन, ये आपको चीजें ऐड करनी है अपने आंसर में। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, हमारे यहां पर तो ऑल टाइम हाई है भैया, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स, वर्क गैप जो है, स्किलिंग रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी वर्सेस डिग्री, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया आपका, विमेन वेलफेयर स्कीम्स हो गया, क्राइम अगेंस्ट विमेन हो गया, विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स हो गया, स्टार्टअप्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जो आपको विमेन एंड एजुकेशन के करके ही जाने हैं। और ये सवाल आएगा ही आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, ऐसे में आएगा, लेकिन आएगा। और अगर आप सोच लो कि अच्छा आएगा तब देखी जाएगी, तो फिर नहीं जाएगी, फिर ये पेपर जाएगा। तो आपको, जब आपको पता है कि भैया ये चीजें कुछ मुझे करके जानी है, तो आप ये पहले से करके जाओगे, सो यू विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड। So this is one thing which you need to understand. Another is environment related, governance related, agriculture related, right? Environment related, conservation versus livelihood. सबसे बड़ा डिबेट है, और आप मुझसे आज लिखवा कर भी ले लो कि जीएस पेपर 3 में तो आना ही आना है। इसके अलावा ऐसे में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसे में एक ऐसे आना ही आना है एनवायरमेंट के ऊपर। और अभी अगर आप ग्लोबल वार्मिंग देखो, अगर आप वर्ल्ड सिनेरियो देखो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स देखो, तो भाई सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन एक्शंस की वजह से कोई चीज इंपैक्ट हो रही है, दैट इज एनवायरमेंट, राइट। गवर्नेंस की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी वर्सेस गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ा सवाल, राइट। दिस विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन एथिक्स, गुड गवर्नेंस, नॉट ओनली आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, लेकिन ये एथिक्स में हेल्प करेगा आपको, राइट। इसके अलावा एग्रीकल्चर, फार्मर इनकम को लेके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके, एमएसपी को लेके, क्लाइमेट इंपैक्ट ऑन क्रॉप्स को लेके, डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस एंड रेजिलियंस। सो दीज आर सम टॉपिक्स जो रिपीट ओवर द टाइम रिपीट हुए हैं, और आपने अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कैसे करना है, विद स्कीम्स, विद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, विद लेटेस्ट रिपोर्ट्स, विद डेटा। इन चीजों के साथ आप इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हो, राइट। इसके अलावा पावर्टी, साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पावर्टी एंड इनइक्वालिटी, ग्रोथ डज नॉट मीन डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट इक्वल, तो वी हैव टू फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल सिक्योरिटी, ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। इसको तो आप डायरेक्टली अपने आंसर में चिपका भी सकते हो डायरेक्टली, कि हमको किस पे फोकस करना है, हमको इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करना है, हमको सोशल सिक्योरिटी पे फोकस करना है। सोशल सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे एक और सवाल आपको पूछ सकते हैं ऑन रिजर्वेशन। अर्बन रूरल डिवाइड को हमें जितना हो सके उसको ब्रिज करने की कोशिश करनी है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो अभी है ही है, इसमें आपका स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आपका जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिलेटेड या कुछ भी है, वो आपको चीजें याद रखनी है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हमारी एडवांसमेंट हो रही है, सो व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व एंड हाउ इट इज एथिकली, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत, वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम डेटा प्रिवेसी के बारे में भी तो बात करें। सो दीज आर सर्टन कोर थीम्स जो आपने रट्टी रटाई बना कर ही खाना लेके जाना है, रॉ मटेरियल लेके जाना है, वहां जाके बस तलना लोगों को और लिख के वहां पे बांट देना है,
राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंडिया एंड नेबरहुड, अभी सुबह की ही न्यूज है, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बोला है कि भैया 5 फ्रेंडली कंट्रीज को हम अलाउ कर रहे हैं। सो इंडिया ईरान रिलेशनशिप्स, राइट। इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है, इंडिया को रोल इन द इंडियन ओशन क्या है, इंडिया और उसकी नेबरहुड पॉलिसी क्या है, इंडिया के थ्रेट्स क्या हैं, ईरान यूएस के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है, इजराइल हो गया, यूक्रेन रशिया हो गया, यूक्रेन रशिया नाउ ओल्ड चैप्टर नाउ बट स्टिल यू डू इट, उसके क्या रिपरकशंस होंगे और ऑन इंडिया, ऑयल सप्लाई की डिस्ट्रप्शन की वजह से इंडिया के रिजर्व पे या इंडिया के इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, गोल्ड रेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उससे इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, राइट। ये हो गया। हेल्थ रिलेटेड हो गया, वेरी इंपॉर्टेंटली, कोई भी वैक्सीन है, राइट, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पता होने चाहिए, जैसे विमेन में आ गए तो सर्विकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन इन इंडिया, राइट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हेल्थ है, लेकिन क्या एक्सेसिबिलिटी क्या सबके पास है, ठीक है। इन्वायरमेंट की बात करें तो यहीं पर ही हम बात कर सकते हैं एयर पोल्यूशन की। दिल्ली देखो बुरी हालत है, लोग धरने कर रहे हैं कि जब एयर फ्री है तो वाई ब्रीदिंग इज अ प्रिविलेज, राइट। सो दीज आर सर्टन कोर थीम्स जो आपने पढ़ के ही जानी है। अब देखो PYQs का एनालिसिस करना, इट इज नॉन नेगोशिएबल, वो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूंगी, फॉर एग्जाम्पल एक PYQ लेके आई टेल यू कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन को फ्रेम करना है, बॉडी कैसे होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, दैट आई डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जस्ट गिव कमेंट सेक्शन में आप यस लिख देना, आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अब जैसे PYQs देखो 2021 से लेके 24 तक, यहां से आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई क्या करो, कौन कौन से रेकरिंग थीम्स और टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, और ये मत सोचना कि डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, थीम के अराउंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। इसके अलावा प्रैक्टिस करिए जी आंसर। एक ना मेरा यहाँ पे एक सजेशन ले लीजिएगा आप, पता है क्या करते हैं बच्चे, जब आंसर लिखने बैठते हैं ना तो कोई PYQ देखेंगे या कुछ, तो पहले मॉडल आंसर देखते फिर आंसर लिखते, डोंट डू दैट। पहले आप अपना आंसर लिखो, चाहे वाहियात ही लिखो, बुरा ही लिखो, पर अपना लिखो, उसके बाद आप मॉडल आंसर देखो। उससे आपको समझ आएगा कि मॉडल आंसर में क्या क्या चीजें ऐड की गई थी जो मैं अपने उसमें ऐड नहीं कर पाया या वहां तक सोच नहीं पाया या पाई, राइट। अगर आप मॉडल आंसर देख के लिखोगे तो आपने रटा रटाया, आपको पता है कि भैया मॉडल आंसर में लिखा है, मेरे को वो चिपकाना ही चिपकाना है। डोंट डू दैट, अपने दिमाग पे जोर डालो, जितना इस पे जोर डालोगे, जितना ये तेजी से काम करेगा, उतने ही बेटर तरीके से यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज वन थिंग विच यू नीड टू डू। इसके अलावा दीज आर सर्टन डूज जो आपने करने ही करने हैं, प्रैक्टिस करना है, डेटा को एनालाइज करना है, रिपोर्ट्स को समझना है, गवर्नमेंट स्कीम्स, जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड एग्जाम्पल्स, इन चीजों को ऐड करना है, एंड ऑफ कोर्स PYQs को एनालाइज करना है, ठीक है। अब जो नहीं करना है, क्या करने से ज्यादा पता होना चाहिए क्या मुझे नहीं करना है। तो पहली चीज जो आपने नहीं करनी है वो ये है कि आपने धुरंधर नहीं बनना है, आपने अपने आप को रणवीर सिंह नहीं मानना है, आपने अपने आप को जमील साहब मानना है। देखा ना, रणवीर सिंह तो पकड़ा गया एंड में, लेकिन जमील साहब नहीं पकड़े गए, क्योंकि ही वॉज द मेन स्पाई फॉर इंडिया। आई होप आप सबने, अगर मैंने कोई क्लाइमैक्स किसी का बर्स्ट नहीं किया है तो, राइट। तो आपको धुरंधर बिल्कुल नहीं बनना है, आपने बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, ना ये सोचना है कि मैं पहले सब पढ़ूंगा और उसके बाद पेपर में जाके लिखूंगा, आप कभी नहीं लिख पाओगे। आंसर राइटिंग इज अ स्किल, कुछ लोगों में टैलेंट होता है, बट अगर आपने उस टैलेंट को क्या बोलते हैं अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया है तो वो भी आपको फ्रूट नहीं देगा। सो आंसर राइटिंग इज अ स्किल एंड दैट स्किल कैन बी डेवलप्ड ओनली बाय राइटिंग। ना ही कुछ सोचते हैं कि मॉडल आंसर पढ़ के जाएंगे तो वहां पे एक ही बार लिखेंगे, नहीं लिख पाओगे आप। मुझसे लिख के ले लो, आप नहीं लिख पाओगे। आप पेपर कितने लिखोगे, 10 सवाल होंगे, 5 करके आओगे, 5 छूट जाएंगे, ठीक है। सो आपने वो नहीं करना है। दूसरी चीज हो गई कि आपने क्या करना है ना, डोंट बीट अराउंड द बुश, रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंटली, और फिर उसी क्वेश्चन का आंसर करना है। ये नहीं कि वो जगह पूछ रहा है रिहाड़ी का रास्ता क्या है तो आप कच्ची छावनी का रास्ता उसको बता रहे हो या उसको परेड का रास्ता बता रहे हो। डोंट डू दैट। आप बोलोगे सब साथ साथ ही तो है, नहीं, ऐसा नहीं है। डोंट बीट अराउंड द बुश। जो आपको क्वेश्चन में जो सवाल पूछा गया है सिर्फ उसी सवाल को आंसर करना है। और दूसरी चीज,
कभी भी ना ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना अपना आंसर, कि मतलब आप सोचो कि मुझे सारी लाइनें भर देनी है, डोंट डू दैट। आप एग्जामिनर को जितना अपना एक साफ क्लियर पिक्चर दोगे ना पेपर में, वो उतने बेटर तरीके से इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में। अगर हमारे पास भी कोई पेपर आता है तो जिसने बड़ा घचू मचू किया होता है ना, हम भी बोलते हैं अरे क्या किया हुआ है, राइट। लेकिन जिस बंदे ने पॉइंट फॉर्म में लिखा है, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, थीम लिखा है, फिर सब थीम लिखा है, बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, वो हमारे लिए इजी होता है समझना, हमें भी मजा आता है पढ़ने का वैसा पेपर। सो डोंट कॉम्प्लिकेट योर आंसर। एंड याद रखिएगा, पढ़ा हुआ बच्चा या समझदार बच्चा वही है जो बहुत सारी बातें कम शब्दों में लिख सके, वही आपकी प्रैक्टिस है। सो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर आंसर्स। एंड लास्ट इज, do not delay answer writing. This is the golden rule. मैंने आगे एक और golden rule आपको दिया है. So please do not delay answer writing. When is the good time to write an answer? आपका good time already निकल चुका है अगर अभी तक आपने लिखना शुरू नहीं किया है तो. So now is the good time. Now it is the best time. अभी से ही लिखना शुरू करो, इस वीडियो के बाद ही लिखना शुरू करो. Start writing 2 answers at least. फिर टाइमर लगा के आधे आधे घंटे के आंसर्स लिखो। ऐसे का क्या करें, तो जैसे आप जीएस पढ़ते जाओगे आपका कहीं ना कहीं ऐसे प्रिपेयर होता जाएगा। ऐसे के लिए आपने सेपरेटली कोई कोर्स नहीं लेना है। पेपर में जाने से पहले कम से कम भी 7 से 8 ऐसे आपने लिखे होने चाहिए। 7 से 8, कम बोल रही हूँ, इतना भी लिखोगे तो काफी है दोस्तों। ऐसे में ना 1200 वर्ड लिखने होते हैं, ये कहने की बातें लिखे नहीं जाते, ठीक है, 400-500 के ऊपर ही बस हो जाती है। सो जब आप ऐसे लिखने बैठोगे आपको पता होना चाहिए कि भैया पहले मुझे एक रफ शीट के ऊपर एक रोड मैप बनाना है। कम से कम 40 से 45 मिनट तो आपने सिर्फ ऐसे को सोचने में लगाने हैं। और फिर जब आपने 40-45 मिनट्स के लिए सोच लिया, आपने एक रोड मैप बना लिया, देन यू स्टार्ट राइटिंग दी ऐसे। घाई नहीं करनी ऐसे में, ऐसे के नंबर बहुत काउंट होते हैं और ये बड़े क्या बोलते हैं हाई यील्डिंग पेपर होता है ये ऐसे का। सो प्लीज ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड द गोल्डन रूल इज, देयर इज नो आंसर एज परफेक्ट आंसर। व्हाट माइट बी गुड फॉर यू माइट नॉट बी गुड फॉर मी, व्हाट माइट बी गुड फॉर मी माइट नॉट बी फॉर यू। सो देयर इज नो परफेक्ट आंसर राइटिंग, राइट। द बेस्ट, तो इसलिए परफेक्शन के ऊपर मत भागो, आप कंप्लीशन के ऊपर भागो। और दूसरी चीज, कभी भी ये मत करना कि मैं सिलेबस को कंप्लीट करूंगा और उसके बाद आंसर लिखूंगा, या पेपर से 10 दिन पहले आंसर राइटिंग करूंगा। डोंट डू दैट, यू विल फेल 110% फॉर श्योर। और सिलेबस कभी खत्म हो ही नहीं सकता। कैसे खत्म होगा सिलेबस यार, इतना बड़ा सिलेबस है। आप आज सोच सब खत्म हो, कल कुछ और हो जाएगा। हर दिन कम से कम भी, मतलब पहले बोलते थे कि हर दिन सिविल सर्विसेज का सिलेबस 16 पेजों से बढ़ता है। आजकल जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, जो पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, तो भाई आप लगा लो आपका हर दिन का सिलेबस 16 पेजेस से नहीं बढ़ रहा है, कम से कम भी 30 पेजों से बढ़ रहा है। तो हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस? डोंट डू दैट। आपको अभी हार्डवर्क तो है ही है, बट हार्डवर्क से ज्यादा यू नीड स्मार्ट वर्क एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी, राइट। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म भरो, रीच आउट टू अस और विल रीच आउट टू यू। नंबर्स पे कॉल करो, कोई भी हेल्प चाहिए हमको बताओ। मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। कम से कम भी आपने 15 से 20 पेपर तो लगाए होने ही चाहिए जाने से पहले, कम से कम भी 15 से 20। तो अगर हेल्प चाहिए तो हमसे मांगो, माय नंबर्स पे कॉल करो, विल हेल्प यू एज मच एज वी कैन। बट धुरंधर नहीं बनना है आपने, ठीक है, आपने शांत होकर अपना काम करना है, राइट। एंड लाइक आई सेड कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपको वो डेटा कहां से मिलेगा। तो दोस्तों हमारा आता है एक डेटा बूस्टर, तो सुनने आईएएस का डेटा बूस्टर आता है, इतनी सी किताब होती है, वो पूरे साल का डेटा होता है उसमें। तो आपको विमेन रिलेटेड जाना है, आपको सारा डेटा उसमें मिल जाएगा। विमेन रिलेटेड क्राइम, विमेन रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, विमेन रिलेटेड इश्यूज, क्या परसेंटेज ऑफ विमेन आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ मिल जाएगा आपको उसमें।
एजुकेशन होगा तो एजुकेशन रिलेटेड मिल जाएगा, इन्वायरमेंट रिलेटेड मिल जाएगा। और ये डेटा बूस्टर कहाँ से मिलेगा आपको? तो भाई हमारा गूगल फॉर्म भरो या फिर हमारे व्हाट्सएप 9541942391 इस नंबर पे कॉल करो। इफ यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम अस, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डेटा बूस्टर की पीडीएफ भेजेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है? गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा लेकिन आपको, राइट? सो दोस्तों, दिस इज माई अटेम्प्ट टू हेल्प यू, और मैंने कोशिश की है कि अगर मैं इस टाइम पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाऊं, और अगर मेरी बात सुन के कुछ बच्चों को भी कोई क्लैरिटी मिलती है, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड इफ एट ऑल यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, हमारे नंबर्स पे कॉल करो या गूगल फॉर्म भरो, विल रीच आउट टू यू, ठीक है दोस्तों? और टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड के साथ यही सोचना है आपने कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ पाने को है। आप अगर ये एग्जाम भगवान ना करे फेल करते हैं तो आप कुछ खोओगे नहीं। हाँ, एक अटेम्प्ट जाएगा, ठीक है, सपना जो भी है, मैं ये नहीं कहती खोने को कुछ नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है आगे। लेकिन अगर ये पेपर पास हो जाता है, सो यू हैव सो मच टू गेन, ये सोच के चलो, ठीक है दोस्तों? चलो, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Do like, share and subscribe. Fill the Google form for free data booster by Sunny IAS and Wings IAS. Thank you and have a nice day.